So I will explain now question number. So I will explain question number 31. ठीक है, तो 31 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं. 30 अप टू 30 आई एक्सप्लेन. सो 31 एक्सप्लेन करने के लिए क्या एकदम सिंपल क्वेश्चन है. तो भाई इसके लिए कंसेप्ट याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, ये और कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है. ठीक है, से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा जितना उसके अनक्लोज इस गिवन गिवन एरिया में कितना जितना चार्ज स्टोर होगा. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो. तो भाई एक बात याद रखना, जब भी हम ये करते हैं, जब इसका डेरिवेशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, फाई टेंड करता है 0 to पाई और थीटा टेंड करता है 0 to 2 पाई. ठीक है, लेकिन अब क्या है, देखो इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मतलब पूछ देखो, इन नॉर्मल कंडीशन हम ये कंसिडर करते हैं फाई हमारा 0 to पाई टेंड कर रहा है और थीटा हमारा 0 to 2 पाई टेंड कर रहा है ना. लेकिन अब इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें इसने डोमेन बता, मतलब वो साइज जो है वो कम कर दिया सिस्टम का ना. तो भाई अगर साइज कम कर दोगे, जैसे कोई भी, जैसे कि एकदम सिंपल समझो, साइज तुमने कम कर दिया, जैसे कि अब किया क्या कि देखो, अगर चार्ज फाई है, फॉर 5 to 2 पाई/2 एंड थीटा टू पाई, चार्ज जो होगा वो 4 टाइम हो जाएगा. 4 टाइम क्यों हो जाएगा, 4 टाइम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम जो कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ पे करता कि भाई थीटा 0 to पाई/2 अप्लाई कर रहा है, तो एक बार और जो है 2 से डिवाइड कर दिया जाता. मतलब बेसिकली कंसेप्ट ये है कि भाई जितना जितना तुम एरिया कम करते चले जाओगे, समझ रहे हो, जितना एरिया कम करते चले जाओगे उतना चार्ज जो है वो घटता चल, मतलब उतना उसका इफेक्ट घटता चला जाएगा. ठीक है, तो बस वही यहाँ लिखा हुआ है कि भाई फाई 0 to, हम जो कंसीडर करते हैं क्या करते हैं कि फाई 0 to पाई लाई कर रहा है और थीटा 0 to 2 पाई लाई कर रहा है. लेकिन तो इसलिए जो है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में होता है. तो नॉर्मल कंडीशन में अगर पूछता, अगर ये दिया रहता तो क्या करते हैं कि भाई हमारा जो फ्लक्स है इसके लिए 25 फ्लक्स है. ठीक है, 25 जो भी ये 25 माइक्रोकुलम जो दिया हुआ है, माइक्रोकुलम जो है इसमें चार्ज पास करेगा. लेकिन लेकिन अगर तब कब, जब फाई 0 to पाई लाई करे और थीटा 0 to 2 पाई लाई करवाए. लेकिन अगर थीटा, अगर फाई 0 to पाई/2 लाई करने लग गया, तो मतलब फाई की लिमिट क्या हो गई, आधी हो गई, 0 to पाई से 0 to पाई/2. या थीटा रेंज कर रहा है 0 to 2 पाई, तो अगर ये 0 to पाई हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो इसलिए ये 4 टाइम्स जो होगा वो हाफ हो जाएगा. अगर कल को तुमसे ये कहता है कि भाई ये भी 0 to 2 पाई/2 हो गया, तो क्या करते, तो इसको 8 टाइम्स कर देते, तो क्या Q/8 हो जाता, क्योंकि तुमने और एरिया कम कर दिया. जैसे जैसे एरिया कम करते चले जाओगे, वैसे वैसे जो फ्लक्स निकलता है इस एरिया से वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इसका लिमिट साफ करने वजह से इसका जो चार्ज होगा वो बेसिकली, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6.25. ठीक है, राइट आंसर इज सी. ठीक है, तो ये ध्यान देना है. फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32. ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है. ये स्टेप रिस्पॉन्स दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स पूछ रहा है. तो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज इक्वल टू ये d/dt ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स. ये एकदम आपको एकदम रटा होना चाहिए, ये तो एकदम याद ही होगा पूरी तरीके से, जो है आपको याद होगा ये इम्पल्स रिस्पॉन्स जो होता है वो d/dt ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स के बराबर होता है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, d/dt ऑफ इस गिवन फंक्शन को करोगे. ठीक है, तो इस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है. और जब इसका निकालेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, ये d/dt ऑफ इसका 0 हो जाएगा. देखो d/dt ऑफ 1 माइनस ई की पावर माइनस अल्फा/2, ये जब तुम करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, इस तरह से ना होगा, d/dt ऑफ 1 माइनस d/dt ऑफ माइनस अल्फा/2. ठीक है, तो भाई किसी भी कांस्टेंट का 0 होगा. अच्छा, दूसरा क्या होगा, इसका e की पावर 80 का सबसे पहले डिफरेंशिएशन लिखोगे, क्योंकि क्या होता है e की पावर 80 का e की पावर 80 ही होता है. लेकिन फिर इसका डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे, तो यहाँ पे माइनस या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू की पावर माइनस अल्फा/2. ये ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई. तो ठीक है, ई की पावर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर अल्फा टी ही होता है. और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इसका, इस वाले टर्म का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो बस वही यहाँ पर हुआ है. ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस इज ए. ठीक. अब आता है क्वेश्चन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा इसका ई की पावर माइनस टी3, मतलब ऐसा समझो कि देखो यहाँ पे टी की पावर 3 क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2s हो जाएगा. ठीक है, टाइम डोमेन में अगर तुम कोई चेंज करोगे तो तुमको लैप्लास में डायरेक्टली देखने को मिलेगा. ठीक है, अगर ये पूछा होता है भाई डेल ऑफ t+2 बताओ, तो t+2 कैसे बताते हैं, t+2 बताते हैं ई की पावर 2s. ठीक है, ये इज फॉर वेरी इजी क्वेश्चन, ई की पावर 2s इज द राइट आंसर फॉर दिस. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34. 34 क्या है यार, इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको RH क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आपका इस तरह क्वेश्चन दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1+g/s करो. सबसे पहला काम 1+g/s का होगा तुम्हारा. ठीक है, वहां से तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे, ये हो गई तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन.
ठीक है। अच्छा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हो गई, स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो देखो। अच्छा याद रखना यार, ये स्टेबिलिटी, ये बेसिकली मतलब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये केवल क्यूबिक इक्वेशन के लिए ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। तो ये अगर तुम्हारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, एक ए एस क्यूब प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी, तो कोई भी सिस्टम अनस्टेबल होता है कब, जब बी सी लेस देन ए डी होता है या ए डी ग्रेटर देन बी सी होता है। ए डी मतलब कि ए मतलब कि एस क्यूब का कोफिशिएंट, बी मतलब कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मतलब कि एस का कोफिशिएंट, और डी मतलब कि जो कांस्टेंट सिस्टम में रहेगा। ठीक है, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन है। और स्टेबल कंडीशन क्या है भाई, अनस्टेबल कंडीशन ये है कि बी सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए डी, देन द सिस्टम विल बी स्टेबल। लेकिन ये किसके लिए है, ये सिर्फ एक क्यूबिक सिस्टम के लिए है, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये एप्लीकेबल। ठीक है, तो अब देखो, जो हमारा इक्वेशन बन गया, जो हमारा इक्वेशन बन गया इसको करने के बाद, वन प्लस जी एच एस करने के बाद वो ये बन गया ना। अच्छा, अब यहाँ ये बन गया एस क्यू प्लस वन प्लस ये क्या, तो ये बन गया। अच्छा, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट मिसिंग है, एस का कोफिशिएंट मिसिंग है। अच्छा, यहाँ से जब तुम कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे, यहाँ से जब तुम कंपेयर करोगे तो पाओगे कि ए की वैल्यू 1 के बराबर है, बी की वैल्यू ए के बराबर है, सी की वैल्यू 0 के बराबर है, और डी की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा, ए बी सी और डी। ठीक है, तो अब ये हो गया, ये हो गया। तो बस जब ये देखा तो के ग्रेटर देन 0 आया यहाँ से, क्यों आया, क्योंकि सिंपल ये परफॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाता है कि एस का कोफिशिएंट 0 था, तो सिस्टम जो है, हाँ ये अब ये देखो, सिंस द कोफिशिएंट, इतना ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, देखो, अब एक इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, कि भाई यहाँ पे एस का कोफिशिएंट मिसिंग है। अगर एस का कोफिशिएंट मिसिंग है ना, तो नो मैटर तुम क्या करो, ये सिस्टम जो होगा या तो अनस्टेबल होगा या तो मार्जिनली स्टेबल होगा, या तो अनस्टेबल होगा या तो मार्जिनली स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनस्टेबल कंसीडर करके जो है किया गया है कि भाई ये के पॉजिटिव है, लेकिन अगर एस का कोफिशिएंट 0 है तो सिस्टम जो होगा पहले ही अनस्टेबल हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एस का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, अगर एस का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, किसी भी कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, अगर मान लो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाता, एस क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो जाता ना, या मतलब बीच के टर्म का कोफिशिएंट 0 हो जाता, तो सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिंस कोफिशिएंट ऑफ s1 इज 0, देयरफॉर सिस्टम इज अनस्टेबल। सो कुछ भी वैल्यू लो के की, ये सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। क्यों अनस्टेबल रहेगा, क्योंकि एस का कोफिशिएंट जो है सिस्टम में एब्सेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, एस का कोफिशिएंट एब्सेंट है तो जो सिस्टम जो हो जाएगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। कोई भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, लेकिन अगर एस का कोफिशिएंट 0 है तो सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है। इसलिए जिसका आंसर था, जो दिया गया था इसरो की तरफ से, वो डी दिया गया था, ना कि बी दिया गया था। जो मैं लगा के आया था वो बी आया था, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर डी था। डी क्यों था, क्योंकि इसका एस वन, एस क्यूबिक इक्वेशन में एस1 का कोफिशिएंट 0 था, इसलिए सिस्टम जो था वो अनस्टेबल था। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, 35 क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। तो भाई एकदम रटे रहना, एक कंसेप्ट है कि वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो हमेशा किस फॉर्मूले से दिया जाता है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस तुमको दिया हुआ, ये देखो, ये आउटपुट रेजिस्टेंस दिया है और लोड रेजिस्टेंस भी दिया है, तो डायरेक्ट निकालो वोल्टेज रेगुलेशन, जो क्या होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस निकालोगे, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस, सॉरी, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 जो दिया हुआ है, और लोड रेजिस्टेंस भी 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 3% आएगा, ये याद रखना, ये बहुत ही अच्छा ट्रिक था। अदरवाइज बहुत टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन, अगर आप प्रॉपर कैलकुलेशन से करके जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करें, आउटपुट अपॉन लोड, सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 36। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि लिटरली मैं उस टाइम नहीं कर पाया था, मुझे घर पे भी बहुत जो है समझना पड़ा इसको करने के लिए। तो वो इस क्वेश्चन करने को वीएन निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, एक वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट होता है ओपैम में। वो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट क्या होता है कि भाई अगर तुम्हारे पास जो ओपन लूप गेन तुम्हारा इन्फिनिटी है, अगर ओपन लूप गेन जो है वो इन्फिनिटी है ना, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, तो वी ए की वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से वी ए की वैल्यू वी ए और वी बी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर वर्चुअल ग्राउंड, अगर ओपन लूप गेन जो है तुम्हारा अगर इन्फिनिटी है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में देखो, तो भाई तुमको यहाँ क्या लग रहा है कि यहाँ पर +6 प्रेजेंट है ना, +6 प्रेजेंट है यहाँ पर, तो एकदम सिंपल सा रहा है कि मतलब ये वाला पोटेंशियल, ये वाला यहाँ का पोटेंशियल इस पोटेंशियल से 6 वोल्ट ज्यादा है, मतलब इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो 6 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो, वी नॉट माइनस वी वन इक्वल टू 6 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, अच्छा दूसरा यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लग रहा है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा, कि जैसे कि कोई भी सिस्टम अगर आप ले लें, ऐसे समझ लें, ऐसे देखो एकदम सिंपल ये है,
ये सिस्टम BS है, ये R1 है और ये R2, ठीक है। तो अगर R1 R2 इस तरीके से, तो VR1 क्या दिएगा, वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 कैसे दिया जाता है कि R1 रेजिस्टेंस लिखोगे अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V ऑफ S हो जाएगा ना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 हो जाएगा। इसी तरीके से VR2 तुमसे कहेगा भाई VR2 बताओ कितना है, VR2 कितना हो जाएगा, VR2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VS ना, वोल्टेज ड्रॉप से रिप्रेजेंट करोगे ना। तो भाई देखो यही हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप से रिप्रेजेंट किया गया, तो वीएन यहाँ निकाला गया 10 अपॉन 10 प्लस 20 इंटू वी नॉट, तो यहाँ वीएन आ जाएगा 1/2 इंटू वी नॉट के बराबर, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ भी लग रहा है, वोल्टेज डिवीजन हमेशा लगाना है यहाँ पर जब भी तुमसे वीएन जैसा कुछ पूछा जाए, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अच्छा तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमने अभी भी बताया यहाँ पर अगर क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा है कि ओपन लूप गेन कितना है, क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको हमेशा इनफाइनाइट कंसीडर करके चलोगे, और इनफाइनाइट कंसीडर करोगे तो कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट लग जाएगा। तो Vn इक्वल टू V1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ Vn है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, V1 इक्वल टू Vn हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, तो इस इक्वेशन को V0 इक्वल टू 3Vn हो गया, तो हमने यहाँ पुट कर दिया, देखो ये इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है, V0 को 3Vn पुट किया गया, 3Vn माइनस V1 Vn था 6 हो गया, यहाँ से Vn की वैल्यू 3 वोल्ट के बराबर आ गई। बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफी यूनिक था, इसरो का द्वारा दिया गया क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि भाई ये ज्यादा वोल्टेज दिखा रहा है, तो मतलब V0 V1 से 6 वोल्ट ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज डिवीजन लगेगा, और तीसरा कंसेप्ट क्या लगेगा कि यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड लग रहा है, तो तीन कंसेप्ट को इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। 37 आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस।